हाय गाइस, दिस इज नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय नारायण गुजर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। इससे पहले 7 वीडियोस आ चुके हैं, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियोस आपके एनटीए नेट के साथ आने वाले सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र व सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स विषय से तैयारी कर रहे हैं। तो न्यू वीडियोस व न्यू अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। आज का पहला सवाल है, न्यून मांग होती है जब। देखिए, न्यून मांग का मतलब होता है डेफिसिट डिमांड। आपके ऑप्शंस हैं एडी स्मॉलर देन एएस, एडी ग्रेटर देन एएस, एडी इक्वल्स टू एएस, एडी नॉट इक्वल्स टू एएस। तो देखिए, यहां पर आपसे डेफिसिट डिमांड पूछा गया, न्यून मांग, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, न्यून मांग जब होगी जबकि समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडी स्मॉलर देन एएस। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है तो उसे न्यून मांग कहा जाता है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो एडी अगर एएस से ज्यादा होती है तो इसे बोलते हैं मांग अधिक्य, यानी कि एक्सेस डिमांड। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडी स्मॉलर देन एएस, समग्र मांग जब कम हो समग्र पूर्ति से। अगला सवाल, समग्र मांग होती है, आपके ऑप्शंस हैं उपभोग व विनियोग व्यय, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, उपरोक्त सभी। तो देखिए, समग्र मांग एडी का फॉर्मूला होता है एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर उपभोग व्यय, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विनियोग व्यय, जी का मतलब होता है सरकारी व्यय जिसमें उपभोग व्यय निवेश व्यय दोनों आते हैं, एक्स माइनस एम का मतलब होता है शुद्ध निर्यात। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मंदी में राजकोषीय नीति के तहत उपाय है। तो देखिए, आपके ऑप्शंस हैं करों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में कमी, कीमतों में वृद्धि। तो अगर मैं राजकोषीय नीति की बात करूं तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है जिसमें मंदी या मुद्रास्फीति मंदी में जब सरकार अपनी आय और व्यय को इस्तेमाल करके उस अवस्था को सॉल्व करती है, वो होता है राजकोषीय नीति। वहीं मौद्रिक नीति का मतलब होता है जब आरबीआई, देश का केंद्रीय बैंक, मुद्रा की पूर्ति को कम ज्यादा करके इन अवस्था को कंट्रोल में करता है। तो पहली बात तो ये कि हमारे से मंदी अवस्था पूछी गई है, मंदी को सॉल्व करना, और नीति जो पूछी गई है वो पूछा गया राजकोषीय नीति। क्लियर, सरकार की आय और सरकार के व्यय। तो कीमतों में वृद्धि, आपको पता है कि कीमतों में वृद्धि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बाजार पर डिपेंड करता है, हमारे हाथ में नहीं होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता है। अब अगर मैं बात करूं मंदी की, तो इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा कम हो गई है और प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन पर आ चुका है, जनरल प्राइस लेवल डाउन पे आ चुका है। अब इसे इंप्रूव करना है। तो इसे इंप्रूव करने का मतलब है कि सरकार कुछ ऐसा करे जिससे मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। अगर करों में वृद्धि करेगी सरकार तो क्या होगा, इकोनॉमी से पैसा बाहर जाएगा, सरकार के पास आएगा, तो मुद्रा की पूर्ति मार्केट से कम होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं करेंगे। सार्वजनिक व्यय में अगर हम कमी कर देंगे, सरकार जो खर्चे करती है, अगर सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी तो उस अवस्था में भी जो पैसा है वो इकोनॉमी में नहीं जाएगा, इकोनॉमी से बाहर रह जाएगा सरकार के पास। तो ऐसी अवस्था में मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति घटेगी। तो इस ऑप्शन को भी सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से सरकार का जो पैसा है वो ज्यादा इकोनॉमी में आएगा, यानी कि इकोनॉमी में पैसा आने का मतलब ये हो गया कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से समग्र मांग बढ़ेगी, और जो कि जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज करेगा, जो कि मंदी को सॉल्व करने की अवस्था में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्लियर। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को रोकने हेतु मौद्रिक नीति के तहत उठाया जाने वाला कदम। अब देखिएगा, यहां पूछा गया है मौद्रिक नीति के तहत, यानी कि देश का केंद्रीय बैंक जो ऑप्शंस यूज करेगा, और अवस्था जो दे रखी है वो दे रखी है मुद्रास्फीति। आपके ऑप्शंस हैं बैंक दर में वृद्धि, करों में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, बैंक दरों में कमी। तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट के अंदर समग्र मांग बहुत ज्यादा है, कीमत स्तर बहुत ज्यादा है। ऐसी अवस्था का सॉल्यूशन ये होता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए,
क्योंकि मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो समग्र मांग कम होगी, जो स्फीति को कंट्रोल करने में कारगर साबित होगा। अब ऑप्शन की अगर बात करें तो करों में कमी और सार्वजनिक के नाम से ही क्लियर है, ये राजकोषीय नीति के भाग होते हैं, मौद्रिक नीति के भाग नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बैंक दर में वृद्धि या बैंक दर में कमी। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर के तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगर बैंक दर में वृद्धि होगी तो जो उधार आरबीआई से वाणिज्य बैंकों को मिल रहा है वो महंगे हो जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इकोनॉमी में जो लोन अवेलेबल हैं वो लोन की ब्याज दर बढ़ जाएगी। तो ऐसी अवस्था में साख मुद्रा की पूर्ति घटेगी, और साख मुद्रा की पूर्ति घटने का मतलब है कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, और मुद्रा की पूर्ति कम होने से, समग्र मांग कम होने से आपकी जो मुद्रास्फीति है उसमें काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक दर में वृद्धि। क्लियर। अगला सवाल, चित्र में समग्र पूर्ति वक्र किसके अनुसार होता है? देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इधर कीमत स्तर दी हुई है, इधर समग्र उत्पादन दिया गया है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, और आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब ऐसा जो समग्र पूर्ति वक्र होता है वो किसने सजेस्ट किया है? आपके ऑप्शंस हैं केंजियन, प्रतिष्ठित, मौद्रिकवाद, रेटेक्स। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठित। तो जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में आपका जो समग्र पूर्ति वक्र होता है वो लंबवत रेखा होता है, वर्टिकल लाइन होती है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने बोला था। तो इस हिसाब से ऐसा समग्र पूर्ति वक्र लंबवत खड़ा किसके अनुसार बनता है? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अकॉर्डिंग ऐसा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनता है। अब बजट से कुछ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित बजट से आशय है। आपके ऑप्शन है कुल आय कुल व्यय से ज्यादा हो, कुल आय कुल व्यय से कम हो, कुल आय कुल व्यय के बराबर हो, और कुल आय बराबर 0 हो। तो देखिए बजट तीन तरह के होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस्ड बजट। यहां बैलेंस्ड बजट पूछा गया है आपसे। अगर मैं बात करूं सरप्लस बजट की, तो जब हमारी कुल आय ज्यादा हो और कुल व्यय कम हो तो बैलेंस जो आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कुछ पैसा सरकार के पास बचेगा। तो ऐसी अवस्था में जो बजट होता है उसे बोलते हैं सरप्लस बजट, अर्थात बचत का बजट। क्लियर। जब कुल आय तो होती है कम और कुल व्यय ज्यादा होते हैं तो ऐसी अवस्था में जो बैलेंस आएगा वो आएगा माइनस में, अर्थात सरकार को आय से भी ज्यादा व्यय करने पड़ते हैं। तो ऐसी अवस्था के बजट को बोला जाता है घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। क्लियर। और जबकि हमारे से यहाँ पूछा गया है संतुलित बजट, और संतुलित बजट का मतलब है कि आपका बैलेंस आएगा 0, और बैलेंस 0 तब आएगा, बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारी कुल आय और कुल व्यय बराबर होंगे। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है। तो देखिए राजस्व प्राप्ति की मद नहीं, आपके ऑप्शन है कर आय, लाभांश, गैर कर आय, अनुदान। तो ध्यान से देखिए, राजस्व प्राप्ति और राजस्व भुगतान का मतलब है कि सरकार को जो प्राप्ति मिलती है वो राजस्व प्राप्ति है, और सरकार जो भुगतान करती है वो राजस्व भुगतान है। कर आय सरकार की आय होती है, लाभांश से भी सरकार की प्राप्ति है, और गैर कर आय, ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन आपके सामने है वो सरकार की प्राप्तियां हैं, भुगतान नहीं है। हमारे से पूछा है राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है, अर्थात राजस्व भुगतान है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदान, सब्सिडी, क्योंकि ये सरकार का राजस्व भुगतान होता है जिसके तहत सरकार पैसा खर्च करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदान, सब्सिडी। अगला प्रश्न, जनता की क्रय शक्ति में कमी करने हेतु सरकार का प्रमुख उपाय है। देखिए जनता की क्रय शक्ति हमें कम करनी है, अर्थात इकोनॉमी से हमें मनी सप्लाई को कम करना है ताकि कम पैसा रहे और क्रय शक्ति कम हो जाए। आपके ऑप्शंस हैं करों में छूट देना, नए कर लगाना, सरकारी व्यय में वृद्धि करना और सब्सिडी देना। अब आप खुद सोचिए, कर में अगर छूट देंगे तो ज्यादा पैसा किसके पास रहेगा? जनता के पास रहेगा। तो ऐसे में जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। सरकारी व्यय में अगर वृद्धि करेंगे तो सरकार ज्यादा पैसा इकोनॉमी में खर्च करेगी तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सब्सिडी देना, अगर सरकार छूट देगी तो सरकार पैसा खर्च कर रही है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा तो जनता की मनी सप्लाई बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए
कर लगाना। नए कर लगाने का मतलब ये हो गया कि सरकार को पैसा आप पे करेंगे, यानी इकोनॉमी में पैसा नहीं बचेगा तो आपकी क्रय शक्ति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जनता की क्रय शक्ति को कम करने के लिए इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नए कर लगाना। अगला सवाल, जिस बजट में विगत व्ययों को आधार नहीं बनाया जाता है वह है। आपके ऑप्शन है आम बजट, घाटे का बजट, पूरक बजट, जीरो बेस बजट। तो देखिए यहां आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट अर्थात शून्य आधारित बजट का मतलब ये होता है कि जहां जो भी खर्चा हम करने वाले हैं, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हम करने वाले हैं, उसमें पिछले जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी विगत व्यय हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। यानी जो भी हम क्रियाकलाप करेंगे, जो भी हम खर्चे करेंगे, उनका नए सिरे से करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जीरो बेस्ड बजट का मतलब हो गया जहां पुराने विगत व्ययों को भावी व्यय के लिए आधार नहीं बनाया जाएगा, नए व्यय जो हैं उनका औचित्य स्टार्टिंग से शुरू होगा, यानी जीरो से शुरू होगा। तो इसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजट। आपको मैं जीरो बेस्ड बजट के बारे में कुछ बातें बता दूं। यह इसके जो जनक हैं वो हैं अमेरिका के पीटर ए पायर। क्लियर? पीटर ए पायर जो है वो जीरो बेस्ड बजट के जनक माने जाते हैं और इसका जो यूज किया है वो 1979 में अमेरिका के बजट में वहां के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे अपनाया था। क्लियर? अगला सवाल, संसद में प्रतिवर्ष बजट पास करवाने की व्यवस्था से किसकी सर्वोच्चता सिद्ध होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्री। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करती है और संसद की स्वीकृति मिलने के पश्चात उसके अनुसार कार्य होते हैं। तो यहां अगर सर्वोच्चता की बात की जाए तो वो किसके हाथ में निहित है? संसद से। यानी संसद की स्वीकृति मिलना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्चता कहां है? संसद में निहित है। अगला प्रश्न, विदेशी विनिमय बाजार को परिभाषित किया जा सकता है। वस्तु का लेन देन होता है, विनिमय मुद्रा का लेन देन होता है, साधन का लेन देन होता है, सेवाओं का लेन देन होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपसे पूछा गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी कि विदेशी विनिमय बाजार। और विदेशी विनिमय बाजार ऐसे बाजार को कहते हैं जहां विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां विदेशी मुद्राओं का लेन देन होता है। निम्न में से कौन सी स्थिति व्यापार घाटे को दर्शाती है? आपके ऑप्शंस हैं आयात बड़ा हो, निर्यात कम हो, आयात निर्यात बराबर हो, आयात कम हो, निर्यात ज्यादा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पर व्यापार घाटा पूछा गया है और व्यापार घाटा जब होगा जब आपके आयात ज्यादा हो व निर्यात कम हो, यानी आपको बाहर भुगतान ज्यादा करना हो तभी तो घाटा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयात ज्यादा हो निर्यात से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक देश के द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन रिवैल्यूएशन, अधिमूल्यन रिवैल्यूएशन, मुद्रास्फीति। मैं आपको बता दूं कि जब $1 अगर मान लीजिए 65 रुपए का है और अगर $1 70 रुपए का हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि उस अमेरिकी पर्सन की भारत में क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है वो कम हो गया है। अब यहां दो टर्म चलती है, अगर ये कमी हमारे देश की सरकार करे, ऐसा पहले चलता था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जहां सरकारें अपने मूल्य का निर्धारण करती थी, तो अगर सरकार अपनी बाह्य मुद्रा का मूल्य कम कर दे तो वो कहलाता था अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन। आजकल क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, सारी की सारी चीजें डिमांड सप्लाई पर बेस्ड है, तो अगर मार्केट फोर्सेस मांग और पूर्ति में, समग्र मांग और समग्र पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है, दिन रात चेंज होता रहता है, अगर इसकी वजह से अगर ऐसा मूल्य कम होता है तो वो कहलाता है मूल्यह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो यहां पर बोला गया कि एक देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने पर, इसका मतलब एक देश मतलब सरकार अगर अपनी मुद्रा की बाह्य मूल्य को कम करती है तो वो कहलाएगा अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन। अगला प्रश्न, व्यापार संतुलन में शामिल होते हैं। व्यापार संतुलन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बात की जाए सेवाओं का आयात, सेवाओं का निर्यात, परिसंपत्ति का आयात, वस्तुओं का आयात व निर्यात, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं का आयात व निर्यात यानी कि बैलेंस ऑफ गुड्स ओनली। तो यहां वस्तुओं को लिया जाता है, सेवाओं को नहीं लिया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि वस्तुओं का आयात व निर्यात। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
यदि $1 का मूल्य 65 रुपए से बदलकर 60 रुपए कर दिया जाए, अब ध्यान से देखिएगा, $1 का मूल्य पहले कितना था? 65, अब कितना है? 60। ऐसी अवस्था में हमारे देश का जो बाह्य मूल्य है वो बढ़ गया है, क्योंकि $1 अगर कोई अमेरिकी पर्सन है वो अगर भारत में लेके आता तो उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो थी 65 रुपए के बराबर, मगर अब उसी $1 में उसकी जो परचेजिंग पावर है वो 60 रुपए हो गई है, अर्थात हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। अब यहां देखिए आपके ऑप्शन है अधिमूल्यन यानी कि रीवैल्यूएशन, अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि एप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के तहत ये कमी और वृद्धि जो है वो बाजार करता है, अर्थात मांग और पूर्ति करता है। अधिमूल्यन जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन, अवमूल्यन जिसे बोलते हैं डीवैल्यूएशन, ये करती है सरकार। क्लियर? तो यहां बोला गया, यहां जो हमारा बाह्य मूल्य है वो बढ़ा है। क्लियर? और बढ़ा किसने किया? यहां लैंग्वेज समझिएगा, $1 का मूल्य 65 रुपए से बदलकर 60 रुपए कर दिया जाए, यानी कि कर रहे हैं। कौन कर रही होगी? सरकार कर रही होगी। इसका मतलब जब सरकार करे, देश करे, तो यहां आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीवैल्यूएशन यानी कि अधिमूल्यन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या सजेशन हो या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही आप इकोनॉमिक्स के पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी व अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।